बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पीडीएम की हुकूमत के बुलंद बांग दावे दरे के धरे रह गए। मईशत तो बेहतरी की तरफ जाती नहीं, लेकिन हाँ, वजीर खजाना जरूर बदलते रहते हैं। मिफ्ता इस्माइल की वापसी और इसहाक डार जो है, इस्माइल जा रहे हैं और इसहाक डार वापस आ रहे हैं। इसहाक डार साहब की खुद साख्ता वतन जला वतनी का दौर खत्म होने जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जनाब ये मिफ्ता इस्माइल का जाना और इसहाक डार का आना पहले ही इस हुकूमत ने सोचा हुआ था, जैसे बहुत सी चीजों को सोचा हुआ था कि अपने केसेस कैसे खत्म करने हैं और नैब के बिल में तरामीम कैसे लेके आनी है, इलेक्शन में तरामीम कैसे करनी है, और बहुत सारी चीजें तो होती रही, लेकिन मुल्क के हालात किसी सूरत बेहतर नहीं हुए। सैलाब की तबाहकारियां, 3 से 3.5 करोड़ लोग इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं, और जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं और हमारे सामने प्रेडिक्शंस आ रही हैं, उसके मुताबिक आगे चल के अगले साल मजीद तबाहकारियों का इम्कान है। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता वो वक्त भी आए कि ये सैलाब फिर शहरों तक पहुंचे, तो फिर इन तमाम जमातों की सियासत कहां रह जाएगी, चाहे वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, या और कोई जमात जो मुल्क की बेहतरी के दावे तो करते हैं लेकिन हल कोई नजर नहीं आता। इस वक्त भी सियासत बराए सियासत हो रही है, किसी वजीर का आना, किसी वजीर का जाना और काबीना में इजाफा होना, ये अब मामूल बन गया है। जिस तरह से महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, इसी तरह से इस दौर हुकूमत में वजीरों की तादाद में भी बड़ा इजाफा होता जा रहा है। मुल्क की बेहतरी किस चीज में, इससे कतई नजर इस वक्त तमाम सियासतदान फकत अपनी सियासत में लगे हुए। इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गजाला सैफी साहब, आप MNA तहरीक इंसाफ हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैडम आपसे ये पूछेंगे कि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जा रहे हैं, इसहाक डार साहब की वापसी हो रही है, अभी तक तो ये गुमान नहीं था कि इसहाक डार वापस आएंगे, तो आपको लगता है कि बिल्कुल प्लानिंग की गई है इसहाक डार साहब को वापस लाने के लिए? जाहिर बात है, पूरी प्लानिंग है और इसहाक डार राइट हैंड है शरीफ फैमिली के, और उनके तमाम मिसअप्रोप्रिएशंस का बराबर के हिस्सेदार हैं। और इनकी जो इतने भी प्लाजास हैं दुबई में, जिसके बारे में बात करना लोग मुनासिब नहीं समझते, वो एक अटल हकीकत है। और इस वक्त आना इनका मेरे ख्याल में एक और मुश्किल और दुश्वार रास्ते की तरफ मईशत को ले जाने वाली बात है, क्योंकि हल इनके पास है नहीं। लोग बदल देने से हालात नहीं बदलेंगे, ये यकीनी है। मैंने आपको लगता है कि जब इनकी वापसी तो अब हो ही रही है, तो आगे आप समझती हैं कि नवाज शरीफ साहब की भी वापसी मुमकिन है, और उसके बाद और बहुत से लीडरान जिनको बाहर अभी हैं केसेस की वजह से, वो भी अब वापस आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, NRO इनको मिल चुका है, जिसके लिए हुकूमत इन्होंने पलटी थी, और इनको पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो आप देख सकते हैं, सैलाब आया हुआ है, करोड़ों लोग इस वक्त बिल्कुल तहबाला हो गई उनकी जिंदगी। मैं भी होके आई हूँ सिंध, तो मैं 40 किलोमीटर मेहर का इलाका जो है पूरा पानी में डूबा हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के कच्चे घर थे, किसी के पक्के घर थे नहीं, और थोड़े बहुत एक आध थे, वो भी पानी में डूबे हुए, उनकी दीवारें गिर गई, लोगों के मवेशी मर गए, जो उनकी जिससे जिंदगी उनकी मामूल पे चलती थी, लाइफ स्टॉक उनका तबाह बर्बाद हो गया है। उनकी फसलें, कपास खत्म है इस वक्त, शुगर केन खत्म है इस वक्त, खजूर के दरख्त गिर चुके हैं इस वक्त, बहुत बुरी हालत है। और ये सिर्फ पानी आने का और रिसर्च करने का बात नहीं है कि पानी हट जाएगा और माहौल बेहतर हो जाएगा, बल्कि जो ये जितनी भी इनकी जो ये जितनी भी फसलें तबाह हुई हैं, उनका जो पेशखेमा भुगतना पड़ेगा उन लोगों को जिनका जरिया माश सिर्फ और सिर्फ यही उगाना और उससे कमाना है। तो देख लीजिए कि इस वक्त कितनी इंक्लूजन है हुकूमत की। आगे तक सिंध में देख के आई हूँ कि पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है। लोग जो हैं वो परेशान हैं, भूख और बच्चे मर रहे हैं पानी ना होने की वजह से। तो पानी जो है वो
किस तरह से उन तक पहुंचाया जाएगा? क्या कोई सोच रहा है? मतलब मैडम आप ये समझती हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है फिलहाल सैलाब ज़दगान हर तरह से नाकाम है, और पीडीएम की हर पार्टी नाकाम है। तो जब बिल्कुल ही नाकाम है आप, और अवाम जो है वो सड़कों पे निकल रही है, नारेबाजी कर रही है हुकूमत के खिलाफ, लोग निकल रहे हैं, और उसमें देखिए वो तासुर जो जा रहा है वो पार्टी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ लोग कह रहे हैं, मगर ये आम लोगों की जबान है कि जब मरियम औरंगजेब सड़क पे जाती हैं तो उनके खिलाफ आवाजें कसी जाती हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, मगर लोग जो हैं तंग आ चुके हैं इन लोगों से। मैडम आप भी खातून हैं और यकीनन आपने जो मुद्दा उठाया है इस पे हम भी सवाल उठाते हैं कि क्या आप नहीं समझती आप उसी पार्टी की एक रहनुमा हैं, और यकीनन जब चाहने वाले जब होते हैं पार्टी के तो वो इस तरह से बात कर लेते हैं, पार्टी का इससे कोई मुत्तफिक होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक खातून के साथ ये आप नहीं समझती कि बहुत ज्यादा हो गया और खातून होने का एहतराम करना चाहिए था लोगों को? देखिए वो भी खवातीन थी ज्यादातर और ये भी खातून थी, मगर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती आई हैं पाकिस्तान में बैठकर, इस वक्त जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनके जज्बात बहुत ज्यादा पाकिस्तान से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान की सालमियत के लिए बात कर रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान को अपना एक बड़ा लीडर मानते हैं। जब ये लोग बैठ के शैतान खान और फितना खान और इस किस्म की बातें करते हैं तो इनको भी इज्तनाब करना चाहिए इस गालम गलोच की गुफ्तगू से। फिर ये सादा और शरीफ बन के खामोश खड़े हो जाते हैं कि जैसे हमने कुछ किया भी नहीं है, इतने मासूम नहीं है। देखिए ये रेपरकशंस हैं उन तमाम चीजों के जो इन्होंने बोए हैं बीज, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, मगर इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये अवाम है जो अपना एक एहतजाज और अपना एक तकलीफ की वजह से किसी पे इस तरह से आवाज कस रहे हैं। यकीनन ये हमारे माशरे और हमारी तालीमात के खिलाफ है, मगर जब गुस्सा आता है, तकलीफ पहुंचती है, गुर्बत में डूब जाते हैं लोग, और ये जो हमारे बाहर के पाकिस्तानी हैं ये अपने रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर बनाने के लिए, और उसके बावजूद जब ये मुड़ के देखते हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल पानी में डूबा हुआ कोई पुराने जमाने का एक मुल्क नजर आता है, जो कि एक ऐसे मुल्क में लोग रह रहे होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, उनको तकलीफ पहुंचती है। और खास तौर पे जब अवामी नुमाइंदे तैयार होके सड़कों पे घूम रहे हों, मीटिंग नहीं हो और कोई चीज, आप इस वक्त पर्सनल उससे नहीं लीजिए, एक इंटरनेशनल उस पे देखिए कि पाकिस्तान को जो लोगों ने इस वक्त हुकूमत अपनी मुसल्लत की है वो क्यों नहीं जा रहे उन इलाकों में जहां सैलाब है। लोगों को गुस्सा है, और उस गुस्से को मैं उसको जवाज नहीं बनाना चाहती सड़क पे किसी भी खातून की बेहुरमती या बदतमीजी करने का, मगर इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो बेहतर यह है कि अगर मामलात को बेहतर करना है और सुलझाना है तो फिर हुकूमत को एक स्टेप लेना होगा कि उनको अब एक मशहूर और एक पसंदीदा लीडर के खिलाफ अल्फाज का चुनाव बेहतर करना पड़ेगा, वरना इस पे फिर उस लीडर का भी कंट्रोल नहीं है। हमें क्या पता किस गली में किसके साथ क्या हो रहा है। तो ये है गलत, मगर उस हद तक ये भी गलत है कि ये बैठ के जब आरामदेह कुर्सियों पे मीडिया पे बैठ के जिस किस्म की कलमात इस्तेमाल करते हैं उसका इम्पैक्ट अवाम तक जाता है, और वो फिर सर्जनिश होती है जो फिर नाकाबिले बर्दाश्त होती है बहुत सारे लोगों के लिए। मैडम बिल्कुल ये बात है कि दोनों तरफ से ही जो बयानबाजी का सिलसिला होता है और फिर जब लीडर के खिलाफ बात की जाए तो इस तरह के चीजें सामने आती हैं। यहाँ पे एक मुद्दा है, थोड़ी देर के लिए आपने कहा कि थोड़ी देर के लिए अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो से निकल के भी सोचे, 2010 के सैलाब में ये बात कही गई थी कि आगे मनसूबाबंदी की जाएगी, वो घर जो आबाद हैं समंदर के पास, दरिया के पास, उनको हटा दिया जाएगा और आगे नहरी निज़ाम भी आएगा। वो हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। इस दफा का जो सैलाब है ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब इसको हम कह सकते हैं, जो कि बारिश की सूरत में आया है, बारिश का सैलाब था। लेकिन हमारे प्लानिंग क्यों नहीं होती, कोई फंड क्यों नहीं होता, हम हमेशा मांगने क्यों लगते हैं? इस वक्त भी हम मुस्तकिल मांग रहे हैं कि मांगोगे दोगे तो हमारी चीजें मुकम्मल होंगी। क्या हमारे पास कोई फंड्स नहीं होते? क्या हम अभी तक 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम पाकिस्तान में अगर ये डिजास्टर आ जाते हैं तो उसके लिए हम कुछ कर सकें?
देखिए, बात असल में ये है कि पाकिस्तान जो है वो अगर स्लोली और ग्रेजुअली तरक्की की तरफ जा रहा था, तो बहुत सारे अनासिर दुनिया जहान में ऐसे हैं जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और उसकी स्टेबिलिटी के खिलाफ काम करते हैं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उस एजेंडे का हिस्सा है कि जहां पाकिस्तान के अवाम को मजीद 10 साल पीछे घसीटा गया है और कोई इसमें कोई प्लानिंग इनके पास नहीं है, कोई इनकी रसाई तक नहीं है आम आवाम के साथ, जो कि इस वक्त डूबे हुए हैं, जिनके पास पानी पीने को नहीं है, जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं रही। इस वक्त कम से कम चीन से अगर मांग रहे हैं तो प्लानिंग मांगे। चीन से मांग रहे हैं तो फिर देखिए, चीन एक दिन में अस्पताल खड़ा कर देता है, तो हमारे पास कम से कम अगर हम 6 महीने का ही प्लान बना लें और इन्हीं लोगों को जो कि डिस्प्लेस हुए हैं इनको उसमें शामिल करके डेवलप कर लें शहरों गांवों को और बेहतरी लाने की कोशिश करें। अगर पानी इतना है मौजूद तो फिर घर क्यों प्यासा है? इसका मतलब है कि पानी की तफसील सही तरीके से नहीं हो रही। जहां पानी ने नुकसान पहुंचाया है, यही पानी आपको फायदा पहुंचा सकता है, मगर इसके लिए सही प्लानिंग की जरूरत है और इसके लिए सीरियसनेस की जरूरत है। उस सीरियसनेस की जो कि एक लीडरशिप ही लेकर आती है और फिर वही बात बनती है कि जो लीडर अवाम का सोचते हैं और जो लीडर अवाम के बारे में संजीदा होता है, उसी को लीडरशिप का इख्तियार मिलना चाहिए। मैडम, यहाँ एक वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं गजाला सैफी साहिबा, तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, हमेशा ये बात की जाती है कि IMF से जो माहदे हुए हैं वो सख्त तरीन शराइत पे हुए हैं और उसका जिम्मेदार इमरान खान साहब को बताया जाता है कि वो इस किस्म की शराइत रख के गए थे कि जिसकी वजह से आज मुल्क इस बदहाली का शिकार है। क्या कहती हैं इस हवाले से? देखिए जी, ये तो इनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मईशत की मीम से वाकिफ नहीं है ये, और यहाँ पर इन्होंने आपस में बंदर बांट की है कि ये मिनिस्ट्री तुम्हें मिलेगी, ये मिनिस्ट्री पार्टी को मिलेगी। इस बंदर बांट के चक्कर में पाकिस्तान जो है वो तबाही और बर्बादी के किनारे पे पहुंच गया है। अगर इमरान खान ने इतने डिफिकल्ट मुआहदा किया था तो फिर उन्होंने पेट्रोल पे क्यों सब्सिडी दी? उन्होंने एहसास प्रोग्राम इतना अच्छा क्यों चलाया? उस कोविड के मामला जो थे वो पूरी नेबरहुड कंट्रीज जो थी वो सफर कर रही थी कोविड से, जो कि इतनी बड़ी पेंडेमिक बन के आई हमारे इस वक्त दुनिया में। तो उससे इतने अच्छे तरीके से उसको कैसे सहल तरीके से बचा लिया लोगों को मरने से। लोगों के घरों में 1.5 करोड़ आवाम के घर में पैसे कैसे पहुंचा दिए, और वो ताकि वो जो हैं वो उस दौर में जब वो घर से नहीं निकल सक रहे थे तो वो भूखे ना मरे। तो जब भूख कभी फिर ये किस तरह लोगों के लिए रखी गई, आरामगाहों का इंतजाम किया गया, मुफ्त खाना प्रोवाइड किया गया, ये सारी चीजें उन्हीं हालात के बीच में चल रही थी ना। अगर रोटी का भाव 2 रुपए बढ़ गया तो उससे बड़ी तकलीफ थी आने वाली हुकूमत को। तो अब कहाँ लेके गए हैं और सारा इल्जाम इमरान खान पे डाल रहे हैं? ये कौन सी जस्टिफिकेशन है कि मिफ्ता इस्माइल पहले बैठ के कहते हैं कि जी जैसे ही हम आएंगे हर कुछ ठीक हो जाएगा, और जैसे ही वो दाखिल होते हैं बेधड़ाधड़ रोजाना रेट बढ़ाते हैं, आज इतना तो कल उतना तो कल उतना। मतलब कोई चीज किसी चीज को बैलेंस आउट ही नहीं किया इन्होंने। तेल की कीमतें बढ़ाई, खुर्दनी तेल की कीमतें बढ़ाई, फिर ये गैस की कीमतें बढ़ाई, टैक्सेस बढ़ा दिए इतने ज्यादा उन सब चीजों की जो कि आपकी रोजमर्रा मामूल के इस्तेमाल की चीजें हैं, बिजली है, पानी है, गैस है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी बढ़ाया है इन्होंने। किस किस्म की इकोनॉमी लेके चल रहे थे? अब इन्होंने अपने आप को एक पार्टी का जो ये मिनिस्टर था मईशत से रिलेटेड, उनको हटा के अब इसाकदार साहब को इम्पोर्ट कर लिया गया है, जो कि भागे हुए मफरूर आदमी है, जिन्होंने न जाने कितनी करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने न जाने कितने प्लाजा दुबई में बनाए हैं। मतलब कहाँ से बन जाते हैं इन लोगों के प्लाजा? और हम तो यहीं बैठे हुए हैं, हमने भी 4 साल हुकूमत की है, तो जब तनख्वाहें रुक गई तो हम भी बैठे हुए। हमने तो कोई हाथ पैर नहीं मारे इस तरह के कि जी प्लाजे बन जाएं और हम कहीं और रहने लग जाएं।
ان کا جو غریب ترین پارلیمنٹیرین ہے اس کی بھی لندن میں اپارٹمنٹ ہے. کیسے بنا لیتے ہیں یہ لوگ؟ کیا ان میں شرم ہے یا کوئی جذبہ حب الوطنی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا میڈم، آپ کی گورنمنٹ آئی اور اس گورنمنٹ کے پاس جب کووڈ کا دور آیا تو آپ کے پاس ایک بات تھی کہ آپ لوگ اس میں سروائیو کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی سپلائی چین متاثر ہوئی تھی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا عالمی سطح پہ. اس وقت اس گورنمنٹ کے پاس سیلاب کی جو صورتحال ہے اس پہ ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں، اور ہمارے پاس پاکستان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم سیلاب والوں کو ریلیو کر سکیں. لاکھوں اربوں ڈالر کا جو ہے وہ اس وقت ریلیف کا کام ہونا ضروری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن کافی ہے کہ جی سیلاب آ گیا اس وجہ سے یہ سارے مسائل بڑھ گئے ہیں، اور یہ ہمارے پاس بہانہ ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کے ہر کسی سے مانگنا شروع کر دیں کہ جی جب تک ہمیں نہیں دیا جائے گا ہمارا ملک تو تباہ و برباد ہو چکا ہے؟ ایک جو پرسیپشن عالمی برادری کو جا رہا ہے کہ بھائی اگر ملک تباہ و برباد اتنا ہو گیا ہے جو کہ واقعی ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک پلاننگ، ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ آپ سب سے مہنگے ہوٹلوں میں جا کے رک جائیے. مطلب یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ غریب ملک کے سربراہ ہیں اور آپ کے ساتھ جو گئے ہوئے لوگ ہیں وہ مہنگے ترین ہوٹلوں میں رکتے ہیں؟ تو اس کو تو آپ خرچے کو روک سکتے تھے نا. دیٹ از آلسو پبلک منی. لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ آپ اس طرح بلا وجہ ضائع نہیں کر سکتے اپنی عیاشیوں کے اوپر. یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، ہاتھ کے اندر آ کے آپ کے پام کے اندر ہے دنیا. ایک بٹن دبائیے آپ کو دنیا کے ہر ملک کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے. تو یہ اس وقت نئے دور کے میں آنکھوں میں دھول نہیں ڈال سکتے. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ عوام جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور یہ ایک طرف ہیں. یہ اس وقت عوام کی کسی بھی تکلیف کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. تو اس لیے عوام ان سے انتہائی نالا، اوپر سے طوفان بھی آ گیا، سیلاب آ گیا. اب اس سیلاب کے لیے پلاننگ کریں، جائیں، ان سے ملیں، ان کی تسلی دیں، ان تک پانی پہنچائیں، ان تک خوراک پہنچائیں. جو بھی اثاثے ہیں اس وقت ان لوگوں کو ڈیولپ کرنے، ان کے آنسو پوچھنے میں اس وقت خرچ کریں، پرائیورٹائز کریں سیلاب زدہ لوگوں کی زندگیوں کو اس وقت. میڈم، پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ایک الزام لگ رہا ہے کہ وہ عالمی برادری کو جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ کو امداد کرنی بھی ہے تو این جی اوز کو کیجیے، گورنمنٹ کو نہ کیجیے، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چور ہے اور اس طرح سے وہ پیسے آپ کے صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کرے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ الزام ٹھیک ہے ان کی طرف سے کہ امداد اس وجہ سے بھی نہیں ملتی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنلی یہ میسج شاید ان کی حکومت کو برا لگے، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ جب بھی ان کو پیسے دیے گئے، جب آپ کو پتا ہے کشمیر میں زلزلہ آیا اور جو پہاڑ ادھر سے ادھر ہوئے اور پورے لوگ، اتنے لوگ جو ہیں ان کا جانیں ضائع ہوئی اور ان کے گھر لٹ گئے، اس وقت بھی انہوں نے اربوں روپے کی امداد آئی تھی. تو کیا انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈیولپ کیا؟ اس وقت بھی ایک سہ و بالا ہوئی ہوئی لوگوں کی زندگی. اس وقت ضروری ہے کہ ایمانداری سے یہ جو ان کو تھوڑا وقت ملا ہے اس میں یہ تھوڑا سا تو پروو کریں کہ عوام سے کتنی محبت کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ جو ایک کسان بیچارہ شکایت کرے تو اس کو پیپلز پارٹی والے مار مار کے اس کو جان سے مار دیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ غریب بھوکا شکایت بھی نہ کرے، چپ چاپ مر جائے. مطلب میں تو نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی جو شہروں میں رہتے ہیں اگر ہمیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی یا ہمیں کوئی ہوا بھی نہیں ملے گی تو ہم شور نہیں کریں گے. انسان کا حق اس کو ملنا چاہیے، اور جلد یا بدیر کوشش کیجئے کہ جلد از جلد پوری دنیا سے ایڈ مانگنے سے پہلے آپ خود جائیے، اپنے آپ کو انکلوسیونیس دکھائیے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے خطے کا حصہ ہے، جن کو آپ نے غلام بنا کے رکھا ہے. میڈم، ایک اور چیز جو ایک صحافت کے طالب علم ہونے کے حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ امداد کی رقم آپ کی پارٹی کو بھی ملی ہے اور ٹھیک ٹھاک رقم آپ لوگ نے کہا کہ دعوت کیا جمع کی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہی کہتی ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، اتنی امداد جمع ہوئی نہیں ہے.
دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ چلے امداد کی رقم آپ کو بھی مل رہی ہے، گورنمنٹ کو بھی مل جاتی ہے، حکمت عملی کیا ہے؟ کیا کوئی منصوبہ بندی ہے یا سب مل کے کیا کام کر سکتے ہیں کہ چلیں جی مل کے اس رقم کو خرچ کیا جائے؟ آگے کوئی منصوبہ بندی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی یہ کام ہوگا، اتنے گھر بنائے جائیں گے، ان کاموں میں اس پیسے کو لگایا جائے گا؟ دیکھیے، عمران خان کی تو پالیسی بالکل واضح ہے. انہوں نے ثانیہ نشتر کو، کیونکہ ثانیہ نشتر جو ہے وہ ایک مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن پہ پہلے بھی کام کیا ہے. انہوں نے کووڈ کے زمانے میں بھی لوگوں کے گھروں تک صحیح طریقے سے راشن اور پیسے پہنچائے ہیں. اور یہ والے جو پیسے ہیں یہ بھی ذمہ دار، دیکھیے پیسے تو جمع کریے جاتے ہیں، پھر ان کو ذمہ داری سے جہاں جہاں سخت ضرورت ہو وہاں پرائیورٹی سے، اور جہاں کم ضرورت ہے وہاں بھی ذمہ داری سے پہنچایا جاتا ہے. اگر پیسہ جمع ہو کے بینک میں نہیں رکھا جائے گا، اس کو فوری پہنچایا جائے گا ان علاقوں میں جہاں ان کی ضرورت ہے. اب یہ ریسیٹ کرے گا، پانی نکل جائے گا. پانی جب پانی نکلے گا تو پھر آباد کاری کہاں سے شروع کرنی ہے اور کہاں کہاں ضرورت ہے. دیکھیے ابھی بہت زیادہ کچے کے علاقے میں یہ بھی رپورٹس آئی کہ لوگ جو ہیں وہ حکومت پہ بھروسہ نہیں کر رہے، اور عام لوگ بھی جو مدد لے کے جا رہے ہیں ان کے ٹرکس بھی لوٹے جا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. غریب عوام جو ہے وہ تڑپ رہی ہے کہ ہمیں یہ جو ٹرک جا رہا ہے پتہ نہیں ہمیں اس میں سے کچھ ملے گا کہ نہیں، تو وہ راستے میں ان کو لوٹ رہے ہیں. اگر ان کو یہ امید ہو کہ ان کو یہ وقت پہ ملیں گی اور سب چیزیں انہی کے لیے آئی ہیں تو وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ ہمارے لوگ لٹیرے اور چور نہیں ہیں. مگر ہماری حکومت، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہم پہ نازل کی گئی ہے، یہ تمام ایسے لوگوں پہ ہی ہے لائی کرتی ہے کہ جو کہ ایسے تمام عوامل سے گزرے ہوئے ہیں جس میں کرپشن انوالوڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہیک ہو گئے اکاؤنٹ. آپ کے اکاؤنٹ ہی ہیک ہو گئے، مطلب یہ کہ وہ پیسے جو آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ کتنی ایک افسوس کی بات ہے. اور عام آدمی جب یہ سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یعنی مدد آئی تھی اور وہ کہیں چوری ہو گئی، اب ہم کیا کریں. اس وقت امید دلانے کا وقت ہے، اس وقت حب الوطنی دکھانے کا وقت ہے، اس وقت محبت سے پیش آنے کا وقت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بغیر گھر، بغیر سر و سامان، بغیر پانی اور بیمار اولادوں کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے رہے. بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ، آپ کا بہت مثبت گفتگو آپ سے رہی، بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.